Hello guys, welcome back to the online learning center of Karma Coaching Classes. So guys, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बीके का जो फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर चल रहा है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, लेकिन हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों का कुछ समय लूँगा और कुछ बातें करना चाहता हूँ. ओके गाइज, सो बात मैं ये करने वाला हूँ कि अभी तक की लाइफ में जितनी भी आपने स्टडीज़ की है, ओके, उसमें आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा या कभी ना कभी ये एटलीस्ट थॉट आया होगा कि अगर मुझे फाइनल एग्ज़ाम में फुल 100 मार्क्स आए तो कैसा लगेगा. ओके, आई डोंट नो वेदर कभी आए या नहीं आए. अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आए हैं आज तक कभी भी, तो आपके पास एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एक मौका है ये मार्क्स अचीव करने का. ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्क्स ला सकता है कोई स्टूडेंट, तो आपके पास एक मौका है और वो मौका आपके पास अभी 12th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में है. ओके, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा आज तक अभी तक जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें बच्चों के 100 फुल मार्क्स बीके में आते हैं. और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ शुरुआती पढ़ाई में ही, सो दैट आपको एक पाथ मिले, एक टारगेट मिले कि हाँ मुझे 100 पे जाना है और आप अपने लिए पाथ अकॉर्डिंगली क्रिएट करें, ऑब्वियसली हमारी गाइडलाइंस यूज़ करके. ओके, हम हैं आपके लिए, आपको हमेशा हम गाइड करते रहेंगे. ओके, तो बेसिकली ये 100 की बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका जो फील होता है ये बहुत ऑसम होता है. जस्ट बिलीव मी ऑन दैट. ओके, 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं. ओके, पूरे महाराष्ट्र में से कुछ होते हैं, राइट, पूरे भाईंदर में से भी बहुत थोड़े ही होते हैं, बट उनमें से एक आप ज़रूर हो सकते हो. ऑलराइट, ये अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए ही ये मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ. ओके, थियरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाना मुश्किल होता है, 90 प्लस भी अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट जो आपको 100 का फुल मार्क्स वाला टैग मिलेगा वो आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट से, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके, आईटी सब्जेक्ट भी हर किसी स्टूडेंट के पास होता नहीं है, उसमें भी कुछ हद तक पॉसिबल है, बट 100% गारंटी नहीं है. गारंटी है इस सब्जेक्ट में, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लेक्चर्स को, मेरे लेक्चर्स की एक एक बात को ध्यान रखेंगे. अगर कोई भी इंपॉर्टेंट बात लगती है उसे नोट डाउन करके रखो, सो दैट आपके पास वो नोटेड मटेरियल रहेगा, तो उस चीज़ों को आप बार बार हर थोड़े दिन में कुछ रिवीजन उसका कर सकते हो. ओके, एंड ये टारगेट बिल्कुल अचीवेबल है, इसीलिए मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ. ओके, सो मेहनत डे 1 से करनी पड़ेगी. अगर हम सोचें कि हाँ हम नवंबर दिसंबर आते आते मेहनत शुरू कर देंगे सो दैट जब फेब मार्च में एग्ज़ाम हो तब हम अच्छे से स्कोर कर पाएँ, नहीं, वैसे नहीं पॉसिबल होगा. मैं आज तक जितने भी 100 वाले कैंडिडेट से मिला हूँ उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई है कि डे 1 से पढ़ाई शुरू करनी है. एंड ऑब्वियसली इसीलिए मैं आपको अभी शुरुआत के लेक्चर्स में ही ये चीज़ भी बता रहा हूँ. ओके, आप ये बात को भूलो नहीं, इसलिए मैं आपको साल भर में कई बार ये बात रिपीट करता रहूँगा. ओके, सो दैट कंटिन्यू आपके ब्रेन में हथौड़ी की तरह ये बात हैमर करता रहूँ कि ये टारगेट लाना पॉसिबल है. अब आप सोच रहे हैं कि सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ भाई, मेरे मार्क्स 60 to 70 के बीच में वेरी करते हैं. अरे 60 क्या, 50 वाले क्यों ना हो तुम. ओके, आपके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल है. बस ये बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. ऑलराइट, 80 मार्क्स के आसपास अकाउंट्स में लाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हों, ऑब्जेक्टिव्स आपके सारे करेक्ट हों, कहीं नहीं गए 80 मार्क्स. लेकिन 80 से 85, 90 और 100 लाने में सिर्फ ये 20 मार्क्स को इंक्रीज करने में मेहनत 20 गुनी लगेगी, और वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. राइट, पॉसिबल तभी होगा जब आप गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली बंद आंखों से भी फॉलो करें. आई होप मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था आप लोगों को कि फाइनल अकाउंट्स के
प्रोफोमा वाले आइटम्स आपको रिवीजन करने हैं। एंड आई होप एंड आई विश आप लोगों ने ऐसा किया हो। वो एक टिप थी उस 100 on 100 को अचीव करने के लिए। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्योंकि हम ये फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको सम बताने वाला हूँ। आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स किया हो, नहीं किया हो, कितना भी किया हो, मैं आप लोगों को एट पार यानी एक ही लेवल पे समझ रहा हूँ और 0 to 100 पूरा आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। हर छोटी से छोटी बात का आपको ध्यान रखना है जो भी मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू आवर क्वेश्चन नंबर 1 which is on your screens now। अब अकाउंट्स के क्वेश्चंस पढ़ते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लासेस में बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में बैठ के पढ़ रहे हैं, बाजू वाला क्या कर रहा है आपको ध्यान नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आपको कुछ पड़ी नहीं होनी चाहिए उस वक्त, क्योंकि आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जब एंड होगा तब तक आपको वो क्वेश्चन पूरा याद रहना चाहिए कि क्या क्या आइटम्स इस क्वेश्चन में लिखे थे। ये बहुत हेल्पफुल करता है आपका टाइम सेव करने के लिए। ऑलराइट, आगे बात समझ में, क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एक और बात शुरू करने से पहले बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में हमारा टारगेट होता है फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करने में लगभग 20 से 22 या 23 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। ओके, जो आपको 3 घंटे मिलते हैं उसमें से मैक्स टू मैक्स आप इतना ही टाइम फाइनल अकाउंट्स को दे सकते हो, अदरवाइज आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा, आप सारे सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जितना पूछा है उतना ही करना है, बट वो भी छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 on 100 कैसे आएगा, राइट? तो आपका ध्यान जो है पूरा अगर क्वेश्चन में रहा, सॉल्व करते टाइम कहीं भी यहाँ वहाँ आपका ध्यान नहीं भटका, तो 20 से 23 मिनट्स में क्वेश्चन पॉसिबल है, सॉल्व हो पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी जब हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी इस लेक्चर में तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तब आप देखोगे कि 45 मिनट्स तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ओके, अगर 50 मिनट्स भी गया ना तो हम उस बात को नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं दूंगा उनको आप बार बार सॉल्व करोगे, तो ये टाइम आप देखोगे रिड्यूस होता गया है। मोबाइल फोन हम सबके पास है ही, राइट? उसमें एक अलार्म फंक्शन होता है और अलार्म के आसपास ही स्टॉप वॉच भी होती है। उसका यूज करो, आप देखो कि टाइम आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बार बार उठो मत, कुछ दूसरा काम करो मत। ओके, घर पे भी बोल के रखो कि भाई सर ने बता रखा है टाइमर स्टार्ट करके सम सॉल्व करना है, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे सम सॉल्व करना है। ऑलराइट, आई एम वेरी मच श्योर आपको कोई फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस वक्त, बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, बट उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाओ कि यस, सर ने जो बात बोली है हम वो कर रहे हैं और वो करनी ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो आप देखोगे कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स भी लग रहा है, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप सम सॉल्व करोगे ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा, 40 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, और ग्रेजुअली आप 25 मिनट्स में तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। बस वहाँ काम अपना हो गया ख़त्म। ओके, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे तो 23 मिनट्स भी अचीवेबल है। आप सोच रहे होगे मैं एक एक मिनट का ये कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूँ, क्या फर्क पड़ गया, 30 मिनट्स में सॉल्व कर लिया है, 25 मिनट्स में सॉल्व कर लिया है, राइट? ऐसा नहीं है बच्चा। क्या होता है, एग्जाम में एक एक मिनट की भी वैल्यू है, एक एक मिनट तो छोड़ो, एक एक सेकंड की भी वैल्यू है। आई बात समझ में? तो आप लोगों को फोकस आज से ही करना होगा सो दैट टाइम लिमिट में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। जिस तरह से मैंने आपको इस क्वेश्चन का टाइम लिमिट बताया फाइनल अकाउंट्स का, उसी तरह से मैं आपको हर चैप्टर का बताऊंगा कि कितनी देर में सॉल्व होना चाहिए, हर चैप्टर के पहले बताऊंगा, डोंट वरी। आई बात समझ में? तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, करते रहनी है। भले ही से टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व क्यों ना कर लो, वापस करो ना, क्या प्रॉब्लम है? बस प्रैक्टिस करते रहो। इज दैट क्लियर? आप लोग सोच रहे होगे मेरे बालों को क्या हो गया। वेल, लॉकडाउन में बाल बहुत बढ़ गए हैं, मैं गया नहीं कटवाने, राइट? ओके, सो मैंने हेडबैंड यूज किया है। ऑलराइट, सो बैक टू दी क्वेश्चन, और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑलराइट,
वैसे कोइंसिडेंस की बात मुझे जस्ट याद आई, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैं आपके लेवल पे था तब मैंने फर्स्ट टाइम हेडबैंड यूज़ किया था। यू नो थोड़ी फैशन आती है जब हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में होते हैं। एनीवे, सो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड आपका ध्यान पूरा क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। ऑलराइट, सो Daya and Kshama are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:1 from the following. अरे यार printing mistakes. In the ratio of 1:1 full stop. Okay, from का F capital. Right. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. और नीचे दिए ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे है एडजस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पार्ट क्या है? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स में से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम भी नहीं बनाएंगे। आ गई बात समझ में? तो शुरू करते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस को रीड करना। 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा ही होगा कि हम रीड करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि ये आइटम कहाँ जाएगा, उसको अभी ही नोट डाउन कर देते हैं, एडजस्टमेंट्स भी रीड करते हैं। यही पैटर्न हम आज भी फॉलो करेंगे क्योंकि ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो शुरू करते हैं। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अब अगर ईयर खत्म हुआ है मार्च 2019 में तो अप्रैल 18 में ऑब्वियसली शुरू हुआ होगा, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है और ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। राइट, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स। राइट, याद आ रहा है कि नहीं? अगर होमवर्क किया होगा तो याद आएगा। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग डेबिट क्योंकि वेजेस नाम पहले है। सन्ड्री डेटर्स एसेट, बैड डेट्स P&L डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट। ये आप दूर भी लिख सकते हो, पास में भी लिख सकते हो, मैं बता रहा हूं अभी। मोटर कार एसेट, मशीनरी एसेट, ऑडिट फीस P&L डेबिट, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। राइट, और क्योंकि इसका इफेक्ट सेल्स में आ रहा है तो हम सेल्स पे अभी ही एक मार्क कर देंगे जो कि क्रेडिट साइड पे अवेलेबल होता है। ओके, डिस्काउंट P&L डेबिट क्योंकि ये डेबिट साइड पे है इसलिए P&L डेबिट। बिल्डिंग आपकी एसेट होती है, प्रॉपर्टी होती है। कैश एट बैंक एसेट, ऑब्वियसली नकद पैसा तो एसेट ही है। इन्वेस्टमेंट भी एसेट होते हैं, लेकिन यहाँ क्या इन्होंने मेंशन किया है? 10% इन्वेस्टमेंट। तो अगर ट्रायल बैलेंस में किसी भी आइटम पे अगर पहले कोई रेट मेंशन्ड है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर एक हिडन एडजस्टमेंट है। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप तभी ही सॉल्व करेंगे। अब ये 10% क्या है? तो देखो, अगर हम कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। ओके, इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है। तो हम क्रेडिट साइड पे चेक कर लेंगे कि वो इंटरेस्ट इनकम मेंशन्ड है या नहीं। अगर है तो कितनी है, जितनी भी नहीं होगी या अगर पूरी ही मेंशन नहीं होगी तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months 4500। नाउ अगेन एडवर्टीजमेंट इस ऐसे तो हमारा खर्चा है P&L डेबिट, लेकिन अगर ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है मतलब वहां पे एक हिडन एडजस्टमेंट है और आपको अभी ही इसको मार्क कर लेना होगा सो दैट आपकी नजर रहे कि हाँ वहां पर एक एडजस्टमेंट है। और हिडन एडजस्टमेंट तो हम पोस्टिंग के वक्त ही करेंगे भी। ओके, एडजस्टमेंट्स खत्म होने का वेट नहीं करना है हमें। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, कैपिटल्स लाइबिलिटी, हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं बना रहे, डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ये होता है लेस फ्रॉम बैड डेट्स। आई रिपीट, लेस फ्रॉम बैड डेट्स। ओके, तो बैड डेट्स पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, उस पे एक मार्किंग है सेल्स रिटर्न्स की। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी वेजेस पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी। ओके, नाउ किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड अगर वो ट्रायल बैलेंस में ही मेंशन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट लाइबिलिटी या एसेट में ही आता है। ओके, आप वेजेस में इसको मार्क मत करो, वहां पर ऐड मत करो। ट्रायल बैलेंस में किसी आइटम का आ जाना, ओके, उसका मीनिंग क्या है कि वो चीज ट्रेडिंग या P&L के आइटम्स में रिकॉर्ड हो गई है, अब आपको सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो अगर खर्चा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो लाइबिलिटी।
ओके अगर प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो एसेट। ऑलराइट, सिर्फ सिंगल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमें इनकी आदत हो जाती है एडजस्टमेंट्स में देखने की। ओके बट बोर्ड एग्जाम में वही चीज वो ट्रायल बैलेंस में पूछ लेते हैं। अब बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसको दो जगह कहाँ कहाँ लिखें, बट जैसे ही आप इसको उस एक्सपेंस या इनकम में यानी ट्रेडिंग या पीएनएल में लिख दोगे तो सम गलत हो जाएगा और 100 on 100 नहीं आएगा। राइट, इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट होता है, वो लाइबिलिटी या एसेट में आता है, इन शॉर्ट सिर्फ बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस, और क्योंकि ये एक ट्रेडिंग का ही एक ट्रायल बैलेंस का ही आइटम है, मैं परचेज पे मार्क कर देता हूँ। ये मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं बच्चा, ताकि जो इनकी अमाउंट्स हैं उनको हम इनर कॉलम में लिखें और अकॉर्डिंगली लाइंस भी छोड़ दें एडजस्टमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे दिया है इसलिए पीएनएल क्रेडिट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक के दो एडजस्टमेंट्स होते हैं, दो इफेक्ट्स होते हैं। इसको एक कॉमर्स का बच्चा बिल्कुल भी नहीं भूल सकता है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट साइड। राइट, depreciate building and machinery at the rate 5% and 3% रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है कि जिस ऑर्डर में आगे वर्ड्स दिए हैं उसी ऑर्डर में आगे की इंफॉर्मेशन भी है। मतलब क्या, बिल्डिंग पहले आई ना तो ये 5% बिल्डिंग का है, मशीनरी बाद में आया तो मशीनरी का ये 3% है। ओके, जिस ऑर्डर में पहले के नाम उस ऑर्डर में ही आगे की भी चीज है। 3 नाम यहाँ पर है, 3 रेट्स यहाँ पर है, तो अकॉर्डिंगली वैसे ही देखा जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। आगे बात समझ में। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी हम मार्क कर देते हैं ऊपर, बिल्डिंग पे 1, मशीनरी पे 1। ठीक है, यहाँ पे लेस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, ये पीएनएल के डेबिट साइड पे। ठीक है, एंड लेस फ्रॉम एसेट, इसको लिखो मत लिखो, ठीक है, हमने ऊपर मार्किंग कर ही दी है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। सो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल नाम का जो एसेट है ये तो चला गया, लेकिन हम अपने डेटर को छोड़ेंगे नहीं, उससे पैसा लेंगे तो सही, तो डेटर्स में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल में ये लेस हो गया एंड डेटर्स में ये ऐड हो गया। आई होप आपको मेरे इन एडजस्टमेंट्स का एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर्स के याद हो। अगर नहीं याद है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो वीडियो वापस देख लो या मुझे ट्रिंग ट्रिंग कॉल करो। एडजस्टमेंट नंबर 4, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किए, बुक्स में लिखना भूल गए, तो दया जो पार्टनर है इनसे हम पैसे तो लेंगे नहीं, क्या करेंगे, इनकी कैपिटल माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ओके, और दूसरा इफेक्ट TC, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ दया, इस पे हम एक मार्क कर देते हैं किसका, गुड्स विड्रॉन का। एक और मार्किंग हो जाएगी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जाएगी। क्षमा के लिए कुछ नहीं बोला है, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसमें ट्रांसफर होगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD at 5% on sundry debtors। वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, तो इसको हम जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है मेंटेन RDD at the rate 5%, उसको भी उसी बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। आगे बात समझ में। सन्ड्री डेटर्स पे भी इसका इफेक्ट आएगा, बैड डेट्स का और RDD का। बाप रे बाप, बहुत एडजस्टमेंट्स हो गए। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में एक RDD था, वो भी उस बैड डेट्स में से माइनस होने वाला है, उसके लिए हमने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है। उसी के लिए की थी ना, बैड डेट्स का रिलेशन और किसी से था नहीं था, उसी के लिए माइनस, उसी के लिए मार्क किया था। And the last adjustment is goods of ₹6000 was sold but no entry was made in the books of accounts। 6000 के गुड्स बेच दिए थे, यानी सेल्स इनकर की है और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। सबसे बड़े बुद्धू है इनके अकाउंटेंट, जो सेल्स ही रिकॉर्ड करना भूल गए। कमाई कौन रिकॉर्ड करना भूलता है यार। एनीवे, उनकी मिस्टेक, हमें सुधार करनी है, तो सेल्स में हम इसको ऐड कर देंगे
राइट, दूसरा एडजस्टमेंट हो रहा है सेल्स पे। और डेटर्स से पैसा लेंगे, जिनको गुड्स बेचे हैं वो हमारे डेटर्स हैं, राइट, उधारी में गुड्स बेचे हैं तो पैसा लेना है हमें, तो डेटर्स पे भी मार्क कर देंगे। तो आप देख सकते हो डेटर्स पे 4 एडजस्टमेंट हो गए। अकॉर्डिंगली हमें लाइंस छोड़नी पड़ेगी, कितनी और कैसे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डेटर्स के लिए इस सम को सॉल्व करें उससे पहले ही मैं आपको डेटर्स के लिए कुछ बात बताना चाहता हूं। ओके, तो बात कुछ इस तरह से है कि एसेट साइड पे जब आप डेटर्स लिखते हो, ठीक है, तो उसमें बैड डेट्स, आरडीडी, ये सब जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, इनके अलावा अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसको नोट डाउन करना है। अब वो ऐड भी हो सकता है या फिर लेस भी हो सकता है, उन सबको करो, ठीक है, उनको प्लस करो, माइनस करो और अमाउंट को लेकर आओ। अब इस अमाउंट में से आप बैड डेट्स माइनस करो, ठीक है। उस बैड डेट्स में से माइनस करने के बाद जो आप अमाउंट लिखोगे, ठीक है, उसमें से आप आरडीडी माइनस करो, फिर वापस माइनस करके आप नीचे लिखो और उसमें से रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करो। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो फॉलो होना ही चाहिए, ठीक है। डेटर्स में से सबसे पहले अदर एडजस्टमेंट्स, अदर, ओके, फिर बैड डेट्स माइनस करना है, फिर आरडीडी माइनस करना है, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करना है। आगे बात समझ में? ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिक्स है, ऐसा ही होता है, ओके, ठीक है। इसका एक रीजन भी है, बैड डेट्स की अमाउंट या परसेंटेज या आरडीडी की अमाउंट या परसेंटेज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की अमाउंट या परसेंटेज दी होती है। अगर अमाउंट दी है तो ठीक है, परसेंटेज अगर दिया है ना तो जो भी आपको लास्ट अमाउंट डिराइव हुई है ना उस पे परसेंटेज चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज के डेटर्स लिखे थे, ठीक है, अदर एडजस्टमेंट हुआ -10, तो आपकी अमाउंट गिर के अब 90 रुपए हो गई है, राइट। तो अगर आपको बैड डेट्स या आरडीडी का परसेंटेज दिया है ना तो वो 90 पे चार्ज करना है, 100 पे नहीं। लेट्स से अगर 10% दिया है तो 90 का 10% मतलब 9 माइनस करना है। अगर आप 100 में से माइनस कर दोगे तो 10 माइनस कर दोगे ना, क्योंकि 100 का 10% तो 10 होता है और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ऑर्डर ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप एक जगह पे नोट डाउन कर लो, मैं अभी आपको एक अच्छे से प्रिंट करके भी दे दूंगा, उसको कॉपी करके कहीं सेव कर लो कि डेटर्स में से पहले अदर एडजस्टमेंट्स माइनस करने हैं, फिर बैड डेट्स अदर एडजस्टमेंट्स प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, फिर बैड डेट्स माइनस करना है, फिर आरडीडी माइनस करना है, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करने हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। तो हमने लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड। तो सेल्स पे मार्क कर दिया था और डेटर्स पे और मार्क कर दिया था। ये उन अदर एडजस्टमेंट में से है जो हम रिकॉर्ड करेंगे पहले, ठीक है। सो अब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई। अब सॉल्व करने पर मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप अभी साथ में मत सॉल्व करो, पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद सॉल्व करना। एंड कहीं पे डिफिकल्टी हो तो या तो वीडियो देख लेना या मुझे फोन कर लेना। आ गई बात समझ में? तो हम शुरू करने वाले हैं हमारा अब आंसर। ऑल राइट, सॉरी, ओके, इनका रेशियो 1:1 था। सबसे पहले पोस्टिंग करनी है। ये रेशियो का क्या यूज होने वाला है वो भी मैं आपको सम सॉल्व करते वक्त बता दूंगा। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट P&L बैलेंस शीट यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब इसमें हम फिलिंग्स करेंगे कि क्या क्या आइटम कहाँ पर पोस्ट करने हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। सो शुरू करते हैं अब हमारी पोस्टिंग करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आंसर सॉल्व करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इन द बुक्स ऑफ वाली जो लाइन है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एंड यहाँ पे आपका पार्टी का नाम आता ही आता है। सो इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, ठीक है, ये लिख दिया। एंड फिर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 या 19 जो भी उन्होंने दिया है वो हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे अक्सर भूल सकते हैं वो है डेबिट और क्रेडिट लिखना, इसलिए आप बिल्कुल भी भूलना नहीं। कॉर्नर्स पे डेबिट एंड क्रेडिट बिल्कुल लिखना ही है आपको, ठीक है।
ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट में फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, अब ये मैंने इसको 2 लाइन जितना क्यों किया है, क्योंकि यहां पर मुझे रुपीस का जो सिंबल है वो भी ब्रैकेट में शो करना है, जो कुछ कि इस तरह से होता है। आ गई बात समझ में? एंड आगे फिर हम नॉर्मल अपना मार्किंग करेंगे, लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ब्रैकेट्स में आ जाता है रुपीस का सिंबल। ओके, आप भी जब आंसर सॉल्व करो तब 2 लाइंस लेना, एक पे पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट अमाउंट आएगा, और सेकंड लाइन पे रुपीस वाली ये चीज आएगी। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं। अज्यूम कर लो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख दिया है। ओके, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज लिखना है और अमाउंट 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 अमाउंट। ठीक है, इसमें आपका डेबिट क्रेडिट बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि यहां पर ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में वही रुपीस का सिंबल आएगा हर जगह पर। ये चीज आपके फिक्स है। अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपके जो कॉलम बनेंगे, जो अमाउंट कॉलम बनेगा, आपको वहां पे रुपीस का सिंबल यूज करना ही है कंपल्सरीली। ठीक है, तो सबसे पहले आया है ओपनिंग स्टॉक। सो लेट्स रिकॉर्ड इट। ओपनिंग स्टॉक है 65,000। ओपनिंग स्टॉक पे कुछ एडजस्टमेंट होता नहीं है जनरली, तो हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट ₹65,000। ठीक है, अभी एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टू एंड बाय ये आप लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं। ओके, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, जो आता है एसेट्स में 28,000। बिल्स रिसीवेबल 28,000, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में ये मैं अमाउंट लिखूंगा। ठीक है, इनर कॉलम में तो मुझे लिखना ही है, साथ ही साथ मुझे एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर मैं एक लाइन जो छोड़ रहा हूँ उसके बाद एक एरो भी क्रिएट कर दूं, सो दैट मुझे पता रहे कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। ये एरो थोड़ा सा ऊपर हो गया, मैं कोशिश करता हूँ इसको कुछ दूसरा यूज करने की। आई गेस शेप्स यूज कर सकते हैं। यस, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट प्लीज। मैं इसलिए आराम से धीरे धीरे इन चीज़ों को बता रहा हूँ सो दैट कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आप जब अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ओके, कुछ इस तरह से आपको भी एरो बना देना है। ऑलराइट, एक लाइन छोड़ के, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट आइटम इज वेजेस एंड सैलरीज ₹9,000। वेजेस एंड सैलरीज यहाँ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। हाँ, अब वेजेस एंड सैलरीज के पहले ऐसे तो जनरली परचेजेस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले परचेजेस ही लिखेंगे। परचेजेस से याद आएगा हमें कि इसमें परचेज रिटर्न भी था। ओके, तो हम मेंशन कर देंगे लेस रिटर्न्स या परचेज रिटर्न्स। ओके, और अब लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज। अब आपको बात ध्यान आ रही होगी कि सर ने बोला था कि क्वेश्चन आपको एकदम आराम से पढ़ना है कि याद रहे। अब मैं वेजेस एंड सैलरीज लिख रहा था तो मुझे याद आ गया कि परचेजेस लिखना होता है, परचेजेस से याद आ गया कि रिटर्न्स भी है इसमें। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप क्वेश्चन को आराम से रीड करोगे तभी पॉसिबल होगा, जब ध्यान रख के फुल्ली फोकस्ड रहोगे तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज के अमाउंट है ₹9,000 एंड क्योंकि इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली ये आ जाता है आपके आउटर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स। 4 एडजस्टमेंट्स हैं, लाइंस कितनी छोड़नी है मैं बता रहा हूं। अमाउंट है 1,32,500, तो यहां हम डेटर्स पे आ जाते हैं, एसेट्स में सॉरी, और यहां मेंशन कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट है 1,32,500। अब लाइंस कितनी छोड़नी है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। अगर किसी भी एडजस्टमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर आइटम में अगर
एक एडजस्टमेंट है नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपको लाइंस कितनी लीव करनी है, ओके। एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, ओके। दो एडजस्टमेंट के लिए दो लाइन नहीं, तीन लाइन छोड़नी है। तीन एडजस्टमेंट के लिए 5 लाइन छोड़नी है और 4 एडजस्टमेंट्स के लिए 7 लाइन छोड़नी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको याद कैसे रखना है, जो लाइन छोड़नी है ना, ये ऑड नंबर्स में चलती जाती है, 1 3 5 7 9 सो ऑन, ओके। जिस तरह से एडजस्टमेंट्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से ये लाइंस भी इंक्रीज होती जाएगी। जब हम अभी सेंट्री डिडक्स करेंगे तो आपको ये पता चलेगा एक्चुअली कि 4 एडजस्टमेंट में क्यों 7 लाइन हमें छोड़नी है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइंस छोड़ देते हैं। मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन है ये सब करने का। आपको ऑब्वियसली पेन से ही ये लाइंस ड्रॉप करनी है। तो मैंने अभी क्या किया है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, 4 5 6 और 7, यहां पे मेरा आ जाएगा लास्ट, ठीक है, ओके। आगे बात समझ में, मैं वापस से आपको बता दूं, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवेंथ, और फिर मैं जो भी अमाउंट आएगी उसको बाहर लेके जाऊंगा, ओके। सो नेक्स्ट इज बेड डेट्स 1000 एंड इस पे 3 एडजस्टमेंट्स हैं, ओके। सो अकॉर्डिंगली लाइंस कितनी लीव करनी है हमें वो देखो। फर्स्ट लाइन में इसलिए लीव कर रहा हूं बिकॉज अगर ग्रॉस लॉस रहा तो वो ब्रॉट डाउन पीएनएल में डेबिट साइड पे होगा, उसके चांसेस तो कम होते हैं बट वी नेवर नो कि अल्टीमेटली आंसर में होगा क्या, ओके। सो बेड डेट्स एंड द अमाउंट इज ₹1000 जो मुझे इनर कॉलम में लिखनी होगी बिकॉज देर आर एडजस्टमेंट्स एंड 3 एडजस्टमेंट्स है। सो फॉर 3 एडजस्टमेंट्स वी हैव टू लीव 5 लाइन्स, ओके। सो 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे मैं एरो बना दूंगा, so this is 1, this is 2 3, this is 4 5, okay। next is purchases 1,48,000, एक एडजस्टमेंट है, वो शायद परचेज रिटर्न का ही है, so let's note it down, purchases 1,48,000, okay। next motor car 68,000, there is no adjustment here, motor car 68,000, okay। next machinery 114,800, machinery 114,800 और इस पे एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस 1200, so to audit fees 1200 directly in the outer column because there are no adjustments over here. Next is sales return which is less from sales, ₹2000, so sales return, अभी तक सेल्स ही नहीं आया है, कोई बात नहीं, जब आएगा तब उसकी अमाउंट लिख देंगे, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, ओके। अमाउंट इज ₹2000, so 2000। नेक्स्ट इज डिस्काउंट 2300 एंड क्योंकि ये डेबिट साइड पे है सो पीडी, टू डिस्काउंट 2300। नेक्स्ट बिल्डिंग 75,000, so बिल्डिंग 75,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट आने वाला है, एक लाइन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक 12,000, इट इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी, कैश एट बैंक 12,000। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट्स 20,000, 10% इन्वेस्टमेंट्स
20,000। नाउ सिंस ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, इसको अभी हम तुरंत सॉल्व करेंगे। तो एक होता है इंटरेस्ट इनकम यानी पीसी, ओके। दूसरा, ये अमाउंट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अब होगी, तो एसेट्स, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा। आपको भी ऐसा ही नोटबुक में करना होगा, आप नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हो। सो 20,000 का 10% 2,000 ये हमने यहाँ लिख दिया। एंड पीसी में भी लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एंड एक लाइन छोड़ के इसलिए बिकॉज अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वहां पे मुझे लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,000, ओके। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500। सो टू एडवर्टीजमेंट 4,500 इनर कॉलम, बिकॉज यहाँ हिडन एडजस्टमेंट है, हम अभी ही इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से करते हैं बताता हूं। देखो 4,500 ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है, ये है 9 months का, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ईयर हमारा 12 months का होता है, तो इसलिए हमें ये पता लगाना है कि 12 months के लिए ये अमाउंट कितनी होगी। अगर 4,500 9 months के लिए है तो कितनी अमाउंट 12 months के लिए होगी। और अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। 4,500 इंटू 12 डिवाइड बाय 9, ठीक है। दिस 4,500 इंटू 12 डिवाइड बाय 9, ठीक है। सो 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 1 3। सो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, 3 1 3 बचा 1 बराबर 4 - 3 1, 1 and 5, 3 5 15 एंड 00 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या बचा आपका 1500 इंटू 4 डिवाइड बाय 1 तो सेम आंसर ही आएगा। 1500 इंटू 4 मतलब 6,000, 15 4 60, राइट। अब जो हमें कैलकुलेशन लिखना है वो किस तरह से होगा, देखो। जो 6,000 अमाउंट है ये पूरे ईयर की है, मतलब ये अमाउंट आउटर कॉलम में आपकी आनी चाहिए, राइट। सो 6,000 आउटर कॉलम में आ गया। अब 4,500 6,000 कैसे बनेगा, जब उसमें 1,500 ऐड होगा तब 6,000 बनेगा। तो ये जो अमाउंट ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500, ओके। इसका सेकंड इफेक्ट, क्योंकि ये खर्चा देना बाकी है तो ये मुझे लाइबिलिटीज साइड पर लिखना होगा। अब लाइबिलिटीज में क्या है कि बहुत सारी लाइंस कैपिटल के लिए यूज होंगी एंड देन मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं, ओके। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 हैं, उसमें से एक है एडवर्टीजमेंट जो अभी हमने लिखा 1,500, उसमें हम वो सेकेंड अमाउंट जो भी आने वाली होगी उसको ऐड कर देंगे। ऑलराइट, इसको आप इस तरह से अंडरलाइन भी करेंगे तुरंत पेन से ही, ओके। नेक्स्ट इज रॉयल्टीज 3,000। सो लेट्स पुट रॉयल्टीज टू रॉयल्टीज 3,000, ऑलराइट। नेक्स्ट इज P&L credit side, trial balance credit side. General reserve 14,500, reserves हमारी liability होती है। General reserves 14,500. Next, capitals of दया क्षमा 160 120, okay। अब बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पे, मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट्स, ओके। उसको अंडरलाइन भी करूंगा। सबसे पहले है दया, दया की कैपिटल है 1,60,000। इनके 2 एडजस्टमेंट है, एक ड्राइंग्स है, दूसरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो ये एक एडजस्टमेंट और ये दूसरा और तीसरा, ठीक है। यहां पे मैं इस तरह से एरो मार्क कर दूंगा, राइट। फाइन, 2 एडजस्टमेंट 3 लाइन,
नेक्स्ट इज क्षमा 1,20,000। इनके सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आएगा, वो होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, और इस तरह से मैंने अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा और एरो कर दिया। नेक्स्ट इज जो अभी आया था, हाँ 160 120 हमने मेंशन कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स 98,000। ऑलराइट, तो क्रेडिटर्स 98,000। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लाइंस छूटी हुई है, या तो यूज कर लें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्रेडिटर्स 98,000 एंड इस पे किसी भी तरह के एडजस्टमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट इज आरडीडी, जो बैड डेट्स में से हमें माइनस करना है 1,800। ओके, अब आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, इसको माइनस किस तरह से करना है आप देखो। जो पीएनएल में बैड डेट्स आया है और जिनके लिए हमने लाइंस छोड़ी है, उसके एकदम लास्ट में लिखो लेस आरडीडी और ब्रैकेट में लिखो ओल्ड। आगे बात समझ में, एकदम लास्ट में लिखना है। लास्ट में लिखने का एक रीजन है, अमाउंट क्या है 1,800। अब आप एक बात बताओ, 1,000 में से तो 1,800 माइनस नहीं कर सकते थे ना, और अगर कर सकते हैं हम, माइनस में आंसर आता है, लेकिन अकाउंट्स में उसको लिखने का कुछ पैटर्न नहीं है, राइट? हमें उसका साइड चेंज करना पड़ता है, वो चीज हमें नहीं करना होगा, आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1,000 को इंक्रीज होने देंगे। बैड डेट्स आएगा, आरडीडी आएगा, उससे ये ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसमें से 1,800 को लास्ट में माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स 285,500 एंड दो एडजस्टमेंट है इस पे। ओके, सो सेल्स 285,500, ये एक एडजस्टमेंट छोड़ के माइनस करके अमाउंट हमें लिखनी है। तो अमाउंट माइनस करके आप कैसे लिखोगे, 283,500। ओके, फिर एक और एडजस्टमेंट आएगा जिसको आप यहां मेंशन कर दोगे और आउटर कॉलम में अमाउंट ले जाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में।